नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले। मेरे YouTube चैनल आशीष हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम बड़े भाई साहब पाठ का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़े भाई साहब यह मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई कहानी है और भाग 2 शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिकेप भाग 1 का। बड़े भाई साहब में 2 पात्र हैं, बड़े भाई साहब और छोटे भाई। बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े हैं, लेकिन कक्षा की दृष्टि से देखें तो केवल 3 क्लास आगे हैं। दोनों अपने परिवार से दूर पढ़ाई के लिए हॉस्टल में रहते हैं। जहाँ बड़े भाई साहब दिन भर पढ़ते रहते हैं, वहीं छोटे भाई का पढ़ने में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। उसे बस खेलकूद पसंद है। बड़े भाई साहब और छोटा भाई दोनों अकेले रहते हैं, इसलिए बड़े भाई साहब बहुत जिम्मेदार हैं और वो ध्यान रखते हैं कि छोटा भाई दिन भर खेल तो नहीं रहा है, और अगर वो बहुत ज़्यादा खेलता है तो वो उसे डांट लगाते हैं, जिससे कि छोटा भाई को समझ आती है और वो टाइम टेबल बनाता है। लेकिन दूसरे ही दिन से उसको फिर खेल अपनी ओर खींचने लगता है, मैदान उसे बुलाने लगता है और वो टाइम टेबल भूल जाता है। और इस तरह से छोटा भाई भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ता है, बाकी वह खेल कूद में उसका ध्यान ज़्यादा है। यहाँ तक हमने भाग 1 में पढ़ा था। तो चलिए अब भाग 2 शुरू करते हैं। पाठ के इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। सालाना, वार्षिक, घोर, बहुत अधिक, तपस्या, साधना, अव्वल, प्रथम, हमदर्दी, किसी के दुख में साथ देना, लज्जास्पद, शर्म करने लायक, अभिमान, गर्व, आत्मसम्मान, खुद की इज्जत, रोब, दबदबा, रुतबा, शरीक होना, भाग लेना, जाहिर होना, स्पष्ट होना, रंग ढंग, व्यवहार, सहज बुद्धि, समझ, तीव्र, तेज, भोर, सुबह, दिमाग, घमंड, हस्ती, वजूद, चरित्र, आचरण। मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। आड़े हाथों लेना, बुरा भला कहना। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुखी करना। खून जलाना, बहुत अधिक मेहनत करना। तीर मारना, बहुत बड़ा काम करना। हेकड़ी जताना, घमंड करना। भाप लेना, जान लेना। तलवार खींचना, युद्ध के लिए तैयार होना। टूट पड़ना, हमला करना। चलिए इस अंश का सारांश जान लेते हैं। तो इस अंश में बताया गया है कि जब वार्षिक परीक्षा होती है और उसका रिजल्ट आता है तो बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं। छोटा भाई कक्षा में प्रथम आता है। प्रथम आने से उसके मन में अहंकार आ जाता है। वो सोचता है कि अब मैं बड़े भैया से पूछूंगा कि क्या हुआ, दिन भर तो आप पढ़ते रहते थे, फिर फेल कैसे हो गए। लेकिन जब उसने अपने भाई को दुखी देखा तो उसे भी दुख हुआ और उसे लगा कि इस तरह का सवाल शर्मनाक काम है। लेकिन छोटे भाई का आत्मसम्मान और अभिमान बहुत बढ़ गया। अब उसे भाई साहब से डर नहीं लगता था। वो बहुत फ्रीली खेलने कूदने जाने लगा और अधिक से अधिक समय खेलने को देने लगा। भाई साहब छोटे भाई के व्यवहार में आए हुए इस परिवर्तन को देख रहे थे, इस चेंज को देख रहे थे। वो चुपचाप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे। और एक दिन जब वो गुल्ली डंडा खेलकर कमरे पर, हॉस्टल के कमरे पर वापस आया तो उन्होंने उसे पकड़ लिया, डांटा और उसे समझाया। उन्होंने कहा कि देखो, केवल एक क्लास में अव्वल आने पर इतना घमंड करना ठीक बात नहीं है। उन्होंने उसे रावण का एग्जाम्पल दिया। तुमने इतिहास पढ़ा होगा, उसमें तुमने रावण के बारे में पढ़ा होगा। केवल पढ़ने से कुछ नहीं होता है, उससे समझ भी लेनी चाहिए। रावण इतना बड़ा ताकतवर होकर घमंड के कारण उसका विनाश हो गया, और तुम केवल एक क्लास में फर्स्ट आने पर इतना घमंड कर रहे हो। तो इस तरह से भाई ने छोटे भाई को घमंड न करने की सलाह दी। चलिए अगला अंश पढ़ते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। अभिप्राय, मूल अर्थ, भूमंडल, धरती, स्वामी, राजा, विस्तार, फैलाव, आधिपत्य, अधिकार, महिप, राजा, कर, अनिवार्य शुल्क, कुकर्म, बुरा काम, इतराना, घमंड करना, धकेल देना, धक्का देना, बटेर, एक पक्षी, निशाना खाली न जाना, लक्ष्य को पाना। इसमें आए हुए मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। नाम निशान मिटना, अस्तित्व खत्म हो जाना।
चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना रहना, मतलब दुख या मुसीबत में कोई साथ देने वाला ना होना। दीन दुनिया से जाना मतलब कहीं का न रहना, कहीं भी सम्मान न मिलना। सिर फिर जाना, घमंडी हो जाना। अंधे के हाथ बटेर लगना, अयोग्य व्यक्ति को कोई महत्वपूर्ण वस्तु या काम मिलना। अंधा चोट निशाना लगना, बिना परिश्रम के सफलता मिलना। तो चलिए इस अंश का सारांश जान लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को समझाते हैं कि केवल पढ़ना ही नहीं, उस ज्ञान को समझना भी जरूरी है। और फिर उसे वो 2-3 एग्जाम्पल्स देते हैं। पहला एग्जाम्पल किसका देते हैं? रावण का देते हैं। वो कहते हैं कि सारी दुनिया पर रावण का राज था। सारे राजा लोग जो थे वो रावण को कर टैक्स देते थे, इसलिए रावण एक चक्रवर्ती राजा था। वहीं वो बताते हैं कि जो अंग्रेज हैं वो चक्रवर्ती नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही अंग्रेजों का राज्य बहुत बड़ा है, लेकिन संसार के कई ऐसे देश हैं जो अंग्रेजों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, उनकी हुकूमत को नहीं मानते, उनके शासन को नहीं मानते। यहाँ पर फिर वो उसे बताते हैं कि रावण इतना बड़ा चक्रवर्ती राजा था, इतना ताकतवर भी था, लेकिन उसने घमंड किया और इस घमंड के कारण ही आखिरी में ऐसी कंडीशन आई कि कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं रहा। फिर दूसरा एग्जाम्पल वो देते हैं शैतान का, कि शैतान ने भी घमंड किया। किस बात का घमंड किया? कि मैं ही भगवान का सच्चा भक्त हूँ, बाकी सब लोग बेकार हैं। और इस घमंड के कारण उसे स्वर्ग से नरक में भेज दिया गया। तीसरा एग्जाम्पल वो देते हैं शाहिरूम का। वो बताते हैं कि एक बार शाहिरूम ने भी अहंकार किया, जिसके कारण जीवन के आखिरी समय में उसे भीख मांगनी पड़ी। फिर वो अपने छोटे भाई से कहते हैं कि केवल एक क्लास में अव्वल आ गए इसका ये मतलब नहीं है कि तुम हर क्लास में अव्वल आओगे। अगर तुम ठीक से पढ़ोगे ही नहीं, दिन भर खेलोगे, तो कैसे अव्वल आओगे? ये तो हो सकता है कि बाय चांस तुम अव्वल आ गए हो, है ना? पर ये जो बाय चांस है वो हर साल तो होगा नहीं, इसलिए तुम्हें मेहनत करना जरूरी है और इस तरह से घमंड तुम्हें नहीं करना चाहिए। चलिए अब अगले अंश का सारांश जान लेते हैं। अगले अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए हुए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ देख लेते हैं। इंग्लिशतान इंग्लैंड, कांड बड़ी घटना, सिफर शून्य, दर्जन 12, कोड़ियों बहुत सारे, अभागे जिनका भाग्य अच्छा नहीं, खुदा ही पनाह ईश्वर की ही मदद, निर्दयी जिनमें दया नहीं, मुमतहीनों परीक्षक, व्यर्थ बेकार, परवाह चिंता, लंब खड़ी और सीधी रेखा, प्रयोजन उपयोग, खुराफात बेकार की बात। मुहावरे देख लेते हैं। दांतों पसीना आना, कठिन परिश्रम से थक जाना। लोहे के चने चबाना, बहुत कठिन काम करना। चक्कर खाने लगना, कुछ समझ में ना आना, परेशानी में फंसना। आंधी रोग होना, कुछ समझ में ना आना। बेसिर पैर की बातें, बेकार की बातें। चलिए इस अंश का सारांश जान लेते हैं। तो इस अंश में बड़े भाई साहब उनकी जो 9वीं कक्षा की पढ़ाई है उसमें जो कठिनाइयाँ उसके बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर मैं तो फेल हो गया हूँ ठीक है, पर तुम जब मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हें कितनी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा ये तुम नहीं जानते हो। जब तुम्हें अलजेब्रा और ज्योमेट्री पढ़ना पड़ेगी तो वो कितनी कठिन होती है तुम्हें नहीं पता। और इंग्लैंड का इतिहास वो तो याद रखना बहुत ही कठिन होता है। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि बड़े भाई साहब जब पढ़ाई करते थे उस समय भारत की जगह बाहर के देश इंग्लैंड का इतिहास उन्हें पढ़ाया जाता था, जो कि बच्चों को समझने में और याद करने में कठिन हो जाता था। साथ ही बड़े भाई साहब उसे बताते हैं कि वहाँ के जो राजाओं के नाम थे वो कितने एक समान थे, जैसे हेनरी वन, हेनरी टू, हेनरी थ्री, विलियम्स वन, विलियम्स टू, विलियम्स थ्री, जो कि याद रखना मतलब उन राजाओं द्वारा किए गए कार्य को याद रखना या उनके साथ घटित कोई घटना को याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता था। और बड़े भाई साहब बताते हैं कि अगर उत्तर में गलती से हेनरी वन की जगह अगर हेनरी टू लिख दिया जाए तो सारे के सारे अंक कट जाते थे। तो इस तरह से इन राजाओं के नाम रखना उन्हें मुश्किल होता था। वो कहते थे कि कैसे दुर्भाग्य अभागे लोग हैं ये इंग्लैंड वाले, क्या इनको इतने सारे नाम नहीं मिले? अगर इनको नाम नहीं मिले तो मुझसे पूछ लेते, मैं इनको लाखों नाम बता देता। पर इस तरह से हेनरी वन, हेनरी टू, हेनरी थ्री लिखने का क्या अर्थ है?
फिर वो बताते हैं कि ज्योमेट्री में भी छोटी सी गलती होने पर भी कोई भी अंक नहीं मिलता है। वो बताते हैं कि अगर ट्राइंगल ए बी सी की जगह सी बी ए लिखा जाए, मतलब अ ब ज की जगह अ ज ब लिख दिया जाए तो सारे नंबर कट जाते हैं। वो पूछते हैं कि इसमें अंतर क्या है, परीक्षकों को क्यों नहीं सूझता कि इसमें अंतर क्या है, अ ब ज की जगह ज ब लिख दिया तो। अरे भाई, जब हम खाना खाते हैं, अगर हमने दाल भात रोटी की जगह रोटी दाल भात बोल दिया तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? लेकिन वो कहते हैं कि वो सब लोग लकीर के फकीर है, मतलब जो किताब में लिखा रहता है एज इट इज अगर हम एग्जाम में लिखे तो ही वो मार्क्स देते हैं। मतलब ये जो शिक्षा है वो हमें रटने पर मजबूर करती है। और गणित में तो इतने बेकार प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका रियल लाइफ में कोई यूज ही नहीं है, कोई उपयोग ही नहीं है। जैसे वो बोलते हैं कि रेखा पर वह लंब गिरा दो जो आधार लंब से दुगना होगा। तो इस तरह के प्रश्नों का रियल लाइफ में क्या यूज है? तो वो बोलते हैं कि ये बहुत बेकार है और इस तरह की पढ़ाई करना तुम्हें बहुत कठिन जाएगा। तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ आसान है, पर आगे की पढ़ाई और कठिन है, इसलिए तुम्हें इस तरह से मस्ती खेल नहीं खेलना चाहिए। चलिए अगले अंश का सारांश जानते हैं। इस अंश का सारांश जानने से पहले इस अंश में आए नए शब्द और मुहावरों के अर्थ जान लेते हैं। पाबंदी, नियम का पालन, संयम, नियंत्रण, हिमाकत, बेवकूफी, किफायत, बचत, दुरुपयोग, गलत उपयोग, ठूस देना, जबरदस्ती भरना, अत्याचार, अन्याय, अनर्थ, गलत, संक्षेप, थोड़े में, तमीज, समझदारी, निस्वार्थ, जिसमें स्वाद नहीं, अरुचि, नापसंद, ज्यों की त्यों, जैसी थी वैसी ही, जलील, अपमानित, लुप्त, गायब। मुहावरे देख लेते हैं। पापड़ बेलना, बहुत संघर्ष करना, आटे दाल का भाव मालूम होना, वास्तविकता का पता चलना, जमीन पर पाँव नहीं रखना, बहुत खुश होना, गिरह बांधना, याद रखना। अब इस अंश का सारांश जान लेते हैं। तो यहाँ पर बड़े भाई साहब उसे बताते हैं कि अंग्रेजी विषय में भी ऐसे ऐसे विषयों पर, ऐसे ऐसे टॉपिक्स पर ऐसे लिखने का या निबंध लिखने का काम दिया जाता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा लिखा ही नहीं जा सकता, बल्कि बहुत ज़्यादा लिखकर वहाँ पर हम समय की पाबंदी पर अगर हमें निबंध लिखना है और अगर हम उस पर बहुत ज़्यादा बड़ा सा बड़ा लिख रहे हैं तो वो टाइम वेस्ट है, वो समय का दुरुपयोग है ना? तो समय का पाबंदी इस पे निबंध लिखाया जाता है। तो ऐसे विषय जो कि बेकार हैं, जिनको कि हमें हमारे व्यवहार में लाना है, ना कि उसके ऊपर 4-4 5-5 पन्ने भरना है, ऐसे विषयों पर हमें लिखने को दिया जाता है। ऐसे बड़े भाई साहब छोटे भाई को बताते हैं। फिर बड़े साहब भाई साहब उसे क्या कहते हैं कि देखो, जो प्रश्न भी दिया जाता है उसमें कहा जाता है संक्षेप में लिखो। संक्षेप में मतलब बहुत कम शब्दों में लिखो, और आगे बोला जाता है 4 से अधिक पन्नों में निबंध लिखो। तो इस तरह से विरोधाभास जो है वो प्रश्न में दिखाई देता है। और उसके बाद में बड़े भाई साहब उसे यह भी बताते हैं कि देखो, तुम पास हो गए हो, अव्वल नंबर से पास हो गए हो, मैं फेल हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो अनुभव है वो हमेशा तुमसे 5 साल ज्यादा रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हें खेल कूद की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। पढ़ाई बहुत कठिन है, तुम्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए और मेरी बात तुम्हें ये हमेशा याद रखना चाहिए। इस तरह भाई साहब ने उसको बहुत डांटा। छोटे भाई को बहुत बुरा लगा। स्कूल का टाइम हो रहा था, इसलिए भाई साहब ने अपनी बात खत्म की। लेकिन छोटे भाई को बहुत दुख हुआ कि क्लास में फर्स्ट आने पर भी मुझे इतना इंसल्ट हो रही है, मेरी भैया इतना डांट रहे हैं। और इस डांट के कारण उसको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसको खाना बिल्कुल बेस्वाद लगने लगा, और साथ ही साथ उसे आने वाली कक्षाओं की पढ़ाई का डर भी उसके मन में बैठ गया। लेकिन फिर भी खेल के प्रति जो उसकी रुचि थी वो कुछ कम नहीं हुई। ये बात अलग है कि जो उसको कॉन्फिडेंस आ गया था वो अब कम हो गया था, और अब वो फिर से भाई साहब से छुप छुप कर चोरी चोरी खेलने जाता था। लेकिन वह खेलना उसने नहीं छोड़ा। हाँ, पढ़ाई करता था, पर कम पढ़ाई करता था, या फिर स्कूल में जो टास्क दिया जाता था, जो काम दिया जाता था, वो समय पर वो पूरा कर लेता था। तो बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। बड़े भाई साहब का पार्ट 3 लेकर मैं जल्द ही आऊंगी। मेरे वीडियोस आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।
अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आप अगर कोई दूसरा कोई पर्टिकुलर पार्ट या ग्रामर का टॉपिक सीखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।